नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना बीएल खेदड़ लाइव क्लास विज्ञान विषय की लेकर प्रस्तुत हूं। प्रिय विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा विज्ञान विषय में हमारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस पाठ्यक्रम की मैं शुरुआत कर रहा हूं 2020-21 के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन और प्रयोगों से उसको पुष्ट किया जाए। इस क्रमबद्ध अध्ययन, प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान का जो संग्रहण है उसे हम विज्ञान कह रहे हैं, विज्ञान कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, 10th कक्षा के लिए विज्ञान विषय के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा हमारे पाठ्यक्रम के अंदर क्या क्या वर्णित किया गया है उसकी रूपरेखा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान जो 10th कक्षा के लिए, उसको हम निम्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के अंदर जो प्रथम 4 लेसन हैं वो प्राणी से संबंधित हैं, जो हम कह सकते हैं प्राणी विज्ञान से संबंधित हैं। और प्राणी विज्ञान में सबसे ज्यादा जो वर्णन इसमें किया गया है वो मानव के लिए किया गया है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर जूलॉजी का पोर्शन बोलते हैं, जूलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, इसके नेक्स्ट क्रम में हमारे पाठ्यक्रम के अंदर दिया गया है रसायन विज्ञान संबंधी, जिसको हम केमिस्ट्री के रूप में वर्णित कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों में दिए गए अपने पाठ्यक्रम के अंदर को हम फिजिक्स के रूप में वर्णित कर रहे हैं। इसके पश्चात कुछ लेसन हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसको आगे चल करके विद्यार्थियों हाई कक्षाओं के अंदर अपन बोटनी के नाम से वर्णित करते हैं। कुछ लेसन हमारे पर्यावरण संबंधी हैं, अंतिम लेसन हमें सड़क सुरक्षा के रूप में वर्णित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान एक वो विषय, वो रुचिकर सब्जेक्ट है जिसका यदि हम क्रमबद्ध अध्ययन करें तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, जिसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, प्राणी विज्ञान के अंदर हमें कौन कौन से 4 लेसन दिए गए हैं, कितने अंकों का उनका अधिभार डिवाइड किया गया है, इसलिए सभी विद्यार्थी रुचि लेकर के सिस्टमेटिक तरीके से अपने नोट्स बनाएंगे, जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि किसी भी विद्यार्थी के सामने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है इन ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो आप मेरे दिए गए इन कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं।
तो मैं शुरुआत करता हूं प्रिय विद्यार्थियों। आपके लिए ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि आप इस साइंस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे अंक 70 2020-21 के अंदर प्राप्त करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्राणी विज्ञान के अंदर मैं आपके सामने एक टॉपिक ले रहा हूं। वैसे तो इसके अंदर 4 टॉपिक हैं। मानव पोषण और मानव स्वास्थ्य संबंधी है। सेकंड टॉपिक हमारा मानव तंत्र संबंधी है। थर्ड टॉपिक हमारा आनुवंशिकी संबंधित है। और फोर्थ टॉपिक हमारा मानव रुधिर एवं मानव प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी पावर, इस रूप में वर्णित किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, मानव के अंदर मानव तंत्र। ह्यूमन सिस्टम। मानव तंत्र। प्रिय विद्यार्थियों, मानव तंत्र पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि तंत्र है क्या। मनुष्य का शरीर एक जटिल तंत्रों द्वारा निर्मित है। इस जटिल तंत्र को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको छोटे से बिंदु पर इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मानव का शरीर निर्मित करने के लिए सबसे जो छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें हम मान सकते हैं जैसे परमाणु, अणु और यौगिक। आपस में जुड़ करके और मानव शरीर की सूक्ष्म इकाई या किसी भी सजीव की सूक्ष्म इकाई सेल का निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। आदि जुड़कर सूक्ष्म इकाई कोशिका, जिसको इंग्लिश में विद्यार्थियों सेल कहा जाता है, प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी सजीव की सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। अब ये कोशिका सजीव कौन सा है, वो प्राणी है या पादप है, इसके लिए मैं आपके सामने उस कोशिका को सबसे पहले वर्णित कर रहा हूं, जिससे हमारे दिमाग के अंदर एक टारगेट रहे कि किसी भी प्राणी का शरीर है वो किससे मिलकर के बना हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कोशिका की संरचना के संदर्भ में। सेल स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर मैंने फर्स्ट आपके सामने एक नोट डाला है कि परमाणु, अणु, यौगिक जुड़ करके एक सजीव की सूक्ष्म इकाई सेल का निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सजीव पादप भी हो सकता है, सजीव जंतु भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सेल स्ट्रक्चर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं के अंदर कि प्राणी के अंदर
प्राणी के अंदर जो कोशिका पाई जाती है वो इस प्रकार से एक आउटलाइन स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं प्राणियों की। यदि मैं बात करूं पादप की, पादप भी सजीव होते हैं, लेकिन पादप सेल के अंदर ये आउटर जो एरिया है ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन न होकर के सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। जिसको बोल सकते हो कोशिका भित्ति। सेल वॉल। प्रिय विद्यार्थियों, ये किसी भी सेल की आउटर स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको शो की है। किसी भी जो इन यौगिकों के द्वारा निर्मित सेल है, इस सेल का मैं आपके सामने जो ये प्रस्तुत कर रहा हूं ये जंतु कोशिका है। और ये पादप कोशिका है। अब इस जंतु कोशिका के अंदर प्रिय विद्यार्थियों हम बात करेंगे कि कौन कौन चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। वो जो ऊपर वर्णित मैं आपको बता रहा हूं कि परमाणु, अणु, यौगिक मिलकर के किन किन चीजों का निर्माण करते हैं, वो सारी चीजें कोशिकांग के नाम से जानी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो भी पदार्थ ये पाया जाता है, इसके सेंटर के अंदर प्रिय विद्यार्थियों एक 2 झिल्लियों वाला न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ये 2 झिल्ली का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसको मैं कह सकता हूं ये केंद्रक है। न्यूक्लियस प्रिय विद्यार्थियों पादप कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से न्यूक्लियस जंतु कोशिका का सेंटर में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर यही न्यूक्लियस एक कोने के अंदर पाया जाता है। लेकिन मैं न्यूक्लियस का डायग्राम बनाने वर्णित करना चाह रहा हूं कि पादप कोशिका में भी ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। ये प्रिय विद्यार्थियों जैसे मैंने सेल वॉल, अब इस मैं आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों जैसे डिफाइन कर रहा हूं कि सेल वॉल इस प्रकार से सेलुलोज की बनी होती है। साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों हम ये भी महसूस करते जाएंगे कि पौधे और जंतु दोनों की कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमें 10th क्लास के अंदर दोनों चीजें पढ़नी है, पादप भी पढ़ने हैं और जंतु भी पढ़ने हैं। और दैनिक जीवन में हमें यह ध्यान भी होना चाहिए कि हमारे और पादप की जो कोशिकाएं हैं, जो मूल स्ट्रक्चर हैं, उनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो ये मैं आपके सामने प्रिय विद्यार्थियों बनाई है, पादप कोशिका में पाई जाती है
और जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। इस प्रकार से मैं आगे वर्णन करूं बेटे, सबसे पहले ये इसके अंदर नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती, आपको इस प्रकार से गई है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको जंतु कोशिका के अंदर और पादप कोशिका को एक साथ डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। आप ऑटोमेटिक समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसका केंद्रक सेंटर में पाया जाता है। इस पादप कोशिका का जो केंद्रक है वो एक किनारे की ओर होता है, जिसको मैं इस प्रकार से बना देता हूं। यह भी दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध होता है। दोनों ही सेल के अंदर प्रिय विद्यार्थियों जो केंद्रक है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जैसे मैं ये जेनेटिक मटेरियल इस प्रकार से शो कर रहा हूं, इसी प्रकार इसमें भी जेनेटिक जिसको आनुवंशिकी पदार्थ बोलते हैं अपन। ये आनुवंशिकी पदार्थ, तो इसी में भी आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सेल के अंदर बाहर का जो पोर्शन है, बाहर का पोर्शन है उसके अंदर एक जाल पाया जाता है इस प्रकार से। जो जगह जगह से इस प्रकार से आपस के अंदर ये जुड़े हुए तंत्र पाए जाते हैं। पादप कोशिका में भी इस प्रकार का जाल पाया जाता है। पूरे जीवद्रव्य के अंदर इस प्रकार का जो जाल पाया जाता है उसको आप जानते हो, छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। क्या कहा जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। जालिका, जिसको इंग्लिश के अंदर अपन कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो विद्यार्थियों, पादप सेल के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जंतु कोशिका में भी अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, जिसको ईआर हम कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो अंतःप्रद्रवी जालिका दोनों ही सेल में दिखाई दे रही है, इन दोनों ही सेल के अंदर जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसको मैं इस प्रकार से येलो कलर से डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे इस पे भी जाते हैं। ऐसे इस पे पाए जाते हैं। ये जो छोटे पार्टिकल्स मैंने आपके सामने शो किए हैं, प्रिय विद्यार्थियों, इनको हम राइबोसोम बोलते हैं।
ये जो छोटे पार्टिकल्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, इनको राइबोसोम बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही प्रकार की सेल के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है, केंद्रक भी पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। इन चीजों से हम दोनों को साथ में देख रहे हैं। अभी हमारे सामने एक ही डिफरेंस आया है कि पादप सेल के अंदर सेल वाल नहीं पाई जा रही है, जबकि जंतु कोशिका के पादप कोशिका में सेल वाल पाई जा रही है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वाल का अभाव है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे और मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूं, जंतु कोशिका के अंदर एक कोशिकांग और पाया जाता है जिसका नाम होता है रिक्तिका। जैसे मैंने ये रिक्तिका बनाई है, इसके अंदर ऐसे इसमें भी रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर और इसकी रिक्तिका के अंदर देखिए किस प्रकार का डिफरेंस पाया जा रहा है। यहां वैक्यूल्स बोल रहे हैं इसको रिक्तिका। तो दोनों ही सेल्स के अंदर रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन दोनों ही सेल्स की रिक्तिका के अंदर क्या अंतर पाया जा रहा है? जंतु पादप सेल की जो रिक्तिकाएं हैं वो आकार में बड़ी है। प्रिय विद्यार्थियों, लाइसोसोम पाया जाता है दोनों ही सेल के अंदर। ऐसे इसमें भी लाइसोसोम पाया जाता है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यहां भी मैं इसको बता सकता हूं कि इस प्रकार से ये लाइसोसोम है। नेक्स्ट, दोनों ही सेल के अंदर एक दोहरी झिल्ली की स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यह भी एक दोहरी झिल्ली स्ट्रक्चर है। जिसको मैं माइटोकॉन्ड्रिया से शो कर रहा हूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों ही सेलों में पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांश जो बातें हमने ये जितने भी हैं, इन सब को हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं। ये कोशिकांग कोशिका के अंदर संपूर्ण जो पार्ट अंदर का जो पोर्शन है, जो सजीव द्रव्य है, उसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं।
कोशिकांग, जिसको मैं ये कह सकता हूं सभी प्रकार की कोशिका में उपस्थित कोशिकांग जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। तो जितने भी ये कोशिकांग जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वो सब के सब इस संपूर्ण पोर्शन का नाम जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य है। इस जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस जीव द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे मैं ये किसी भी कोशिका का जीव द्रव्य है, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक इस केंद्र के बाहर का पोर्शन और एक केंद्र के बीच का पोर्शन। केंद्र के जो बाहर का पोर्शन है उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और इस केंद्र के जो बीच का पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको कोशिका के अंदर केंद्रक द्रव्य बोला जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे इंग्लिश के अंदर जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव्य को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म। इस प्रकार से किसी भी कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। ये कोशिका का सजीव पोर्शन है। जब तक किसी कोशिका का प्रोटोप्लाज्म जीवित है, तब तक वो सेल जीवित है। और जब ये प्रोटोप्लाज्म डेथ हो जाता है, तो ये सेल भी डेथ हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जहां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इन कोशिकांगों के अलावा दोनों ही सेल के अंदर, जैसे केंद्र के एक कोशिकांग, जिसको मैं इस प्रकार से डिफाइन कर सकता हूं, ये एक छोटी स्ट्रक्चर
केंद्रिका भी केंद्र के अंदर उपस्थित पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम दोनों पादप और जंतुओं के सेल की संरचना का अध्ययन कर रहे थे, इस सेल का निर्माण होता है और किसी भी इस सेल की जो खोज करना था प्राणियों के अंदर, किस महान वैज्ञानिक ने इसके अंदर कोशिका की खोज की थी, किसने केंद्र की खोज की थी, यह अलग इतिहास है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये जो सेल निर्मित है, तो हम इस प्रकार का ध्यान होना चाहिए कि हमारे शरीर में इनमें से इस प्रकार की सेल है या ये सेल है। तो हम मानव की बात कर रहे हैं, मानव की कोई भी कोशिका है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलती जुलती रहती है। इनका आकार, आकृति ये अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, जीव द्रव्य किसी भी कोशिका के जीवन का आधार होता है। जब तक वो कोशिका का जीव द्रव्य जीवित है तब तक वो सेल सजीव है, अन्यथा वो डेथ हो जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सेल क्या है? सेल हमारे शरीर की कौन सी इकाई है? तो वैज्ञानिकों ने इस चीज को डिफाइन करके बताया है। कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यहां मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर जो सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका है, वो ही तो उस प्राणी का शरीर की स्ट्रक्चर बनाती है। और स्ट्रक्चर के अंदर जो जो क्रियाएं होती हैं, वो सारी क्रियाएं का कार्य भी इन्हीं सेल के द्वारा संपादित होता है, इसलिए यही इसकी क्रियात्मक इकाई भी होती है। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने यह एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत किया है। इसके अंदर आप घर बैठ करके, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, इस क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, घर जाकर उसका अध्ययन करेंगे और घर के अंदर ही रहकर, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल रहा हूं आपके सामने, सभी विद्यार्थी घर के अंदर होमवर्क के रूप में इसको करेंगे। पादप सेल, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए दोनों में लिखिए
क्वेश्चन अपने को इस पॉइंट के अंदर करना है, जो कि सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी है। विद्यार्थियों, जब हमारे दिमाग के अंदर यह आ जाता है कि हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, अब ये कोशिकाएं मानव के शरीर का निर्माण कैसे करती हैं, मानव के शरीर का निर्माण कैसे करती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैं आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में, किसी भी प्राणी के शरीर में सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका है। ये सब कोशिकाएं जैसे मैं आपके सामने एक छोटी सी सेल का निर्माण कर रहा हूं कि जैसे ये सेल है, ये कोशिका, एक कोशिका, दो कोशिका, 5 कोशिका, 10 कोशिका, हजारों लाखों कोशिकाएं मिलकर के और मानव के शरीर के लिए उत्तक का निर्माण करती हैं। जैसे यहां इसको मैं बोलूं सेल, जैसे ये एक प्रकार की कोशिका है, ये दूसरी वैसी कोशिका है, ये तीसरी वैसी कोशिका है। ये कोशिकाओं का जो समूह है, जो एक जैसा कार्य करेगा, उस समूह का नाम है उत्तक। क्या नाम है? उत्तक, जिसको हम इंग्लिश के अंदर टिश्यू बोलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोशिकाएं मिलकर के उत्तक का निर्माण करती हैं। ये उत्तक आपस में मिलकर के, जैसे आपके सामने मैं कह रहा हूं, एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जैसे यह है, दूसरी प्रकार की कोशिकाओं का समूह जैसे मैं आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहा हूं कि दूसरी समान कोशिकाओं का समूह जैसे यह है, कोशिकाओं के एक उत्तक, दूसरा उत्तक, उत्तकों का जो समूह है, एक उत्तक, दूसरा उत्तक, तीसरा उत्तक, जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे ये हो, ये तीसरी प्रकार की कोशिकाओं का समूह है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि 3 उत्तक हैं। इस प्रकार उत्तक, उत्तकों का जो समूह है, टिश्यूज का जो समूह है, उसको हम बोलते हैं अंग। अंग, जिसको ऑर्गन्स बोल सकते हैं अपन। और ये जैसे एक अंग हमारे पास में है, ये मैंने एक अंग बना दिया अपने पास में, जिसको मैं इस प्रकार से डिफाइन करूं कि जैसे ये हमारे पास में एक अंग है, ये एक अंग हमारे पास में है, जिसमें 3 प्रकार की सेल जैसे मैंने शो की हैं। ये एक उत्तक है। ऐसे इसके साथ में दूसरा उत्तक जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, दूसरा उत्तक की जैसे मैंने बाउंड्री आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं, इसमें भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, अंग है। कहने का मतलब ये एक अंग है, दूसरा अंग ये अंग, अंग ये आपस में मिलकर के बनाते हैं अंग तंत्र।
यहां हमारे इस लेसन में जैसे एक अंग तंत्र है मानव का, जैसे एक अंग है, दूसरा अंग है, तीसरा अंग है, सभी अंगों को यदि जोड़ दिया जाए तो निर्माण होता है बॉडी का। तो जिस तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हमारे दिमाग में सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं मानव के लिए पढ़ रहे हैं। मानव का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। कोशिका क्या है? वो हमारे शरीर का निर्माण करने वाली और क्रियात्मक इकाई दोनों काम कोशिका करती है। एक कोशिकाओं का समान समूह जो एक जैसा वर्क करे उसको हम उत्तक कहते हैं। उत्तक मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां हमारा सिस्टम हमारे लेसन के ऊपर आ जाते हैं अब कि मानव का जो शरीर है, मानव का जो शरीर बना है उसमें कौन कौन से तंत्र हैं, कौन कौन से तंत्र हैं, उनके ऊपर अपन हमारे इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मानव के शरीर के अंदर है नंबर 1 पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, कि मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य के शरीर के अंदर भोजन को पचाने वाला जो तंत्र है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के उत्तक उसमें बनाने में भाग लेते हैं, उसका वर्णन इस पाठ में करना अपने को। नंबर 2 श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि मानव शरीर के अंदर जो श्वसन क्रिया है उससे संबंधित कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उनको सामूहिक रूप से किस प्रकार हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं श्वसन तंत्र। नंबर 3 परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का तात्पर्य है कि हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो कहां कहां से होते हुए बहता है। जैसे ब्लड है तो उसको रुधिर तंत्र बोलते हैं। तो परिसंचरण तंत्र किस किस प्रकार से बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम जब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थियों अपनी नजर में यह भी होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर रुधिर कहां से होता हुआ कहां बहता है। चौथा, जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जिसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र के साथ में हमारे इस पाठ के अंदर, हमारे इस लेसन के अंदर दिया गया है जनन तंत्र। रिप्रोडक्टरी सिस्टम, कि मानव के अंदर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं,
किन प्रकार के ऊतकों से वो मिलकर बने होते हैं, किस प्रकार जनन क्रिया में वो सहायक होते हैं। नेक्स्ट, छठा तंत्र मानव के अंदर दिया गया है तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, कि मनुष्य के अंदर जितनी भी संवेदनाएं हैं उन सब संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन सा तंत्र ज्ञान करवाता है, कौन सा तंत्र उन पे कंट्रोल रखता है। और लास्ट इस टॉपिक में हमारे को दिया गया है अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइनो सिस्टम, अंतःस्रावी, कि हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार की कुछ सेलों के समूह हैं जो हार्मोन और फिरोमोन को सेक्रेशन करते हैं, स्रावित करते हैं, जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस लेसन के अंदर हमें हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि हमें कितने बातें पढ़नी है। इन तंत्रों का संपूर्ण अध्ययन इस लेसन के अंदर अपने को करना है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपका ये लाइव वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए आईबीएन के इस चैनल को, जहां पर आपको लाइव वीडियो मिलते रहेंगे। आईबीएन का जो चैनल है यूट्यूब पे, आईबीएन स्कूल एजुकेशन गुड्ढा। धन्यवाद दोस्तों।